तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि एक रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे क्रिएट किया जाता है उसका एक स्ट्रक्चर बेसिकली। क्योंकि मैंने इस वजह से वहां पर आपको एचटीटीपी मेथड यूज करके नहीं दिखाए, क्योंकि हमने अभी कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हुआ था, इस वजह से मैंने उसको ज्यादा जोर नहीं दिया एचटीटीपी मेथड्स को वहां पर। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे कंटेनराइजेशन का मेथड, और कंटेनराइजेशन के लिए हम यूज करेंगे डोकर को। सबसे पहले इसका एक छोटा सा कंसेप्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वर्चुअल मशीन को और कंटेनराइजेशन को, इन दोनों को मतलब कि इन दोनों को एक साथ अटैच करते हैं कि ये दोनों एक ही कंसेप्ट है, लेकिन ये दोनों काफी डिफरेंट है। लेकिन आप इनका कंसेप्ट अगर लें तो वो एक ही काम करते हैं ये, लेकिन इनकी जो वर्किंग है वो सारी इनकी डिफरेंट है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेसिकली हम पहले क्या करते थे कि हम कोई भी अगर एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, अगर हम देखें हमने एक जावा की एक एप्लीकेशन क्रिएट की और हम इस एप्लीकेशन को हमने डिप्लॉय करना है बेसिकली, तो हम क्या करते थे, इस एप्लीकेशन को अपने सर्वर के ऊपर रन कर देते थे, अपने सर्वर के ऊपर जाके इंस्टॉल करके वहां पर स्टार्ट कर देते थे और हमारी एप्लीकेशन वहां पर डिप्लॉय होती थी। लेकिन ये अभी भी बहुत सी कंपनीज में होता है, लेकिन ये जो उनका मेथड है ये बहुत कॉस्ट हमारे लेता था बेसिकली, ये बहुत ज्यादा महंगा था, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन के लिए एक ही सर्वर यूज करते थे, और अगर हमने मजीद एप्लीकेशन उसके ऊपर डिप्लॉय करनी है तो हमें हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग से सर्वर लेना पड़ता था। और चाहे हमें हमारा वो एक सर्वर के ऊपर 2-3 चल सकती हैं एप्लीकेशन, उसमें इतनी कैपेसिटी है, लेकिन हम चला नहीं सकते थे उसको, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि इसको किस तरह से चलाए। तो हम क्या करते थे, हर एप्लीकेशन के लिए अलग सर्वर लेते थे। तो इस तरीके को हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया, और हमने क्या किया, हमने वर्चुअल मशीन्स यूज करनी शुरू कर दी। तो वर्चुअल मशीन्स में बेसिकली हम क्या करते थे, हम एक सर्वर, एक कोई भी हमारे पास सर्वर होता था, हम उसको लेते थे एंड उसके ऊपर डिफरेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर लेते थे। बेसिकली मैं जैसे आपको बताऊं कि हम उसके ऊपर फर्ज कर लें, हम लिनक्स इंस्टॉल कर लेते थे, उसके ऊपर हम विंडोज, मैक, यानी कि हम डिफरेंट उसमें इंस्टॉल कर लेते थे। ये हम सारे एक भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम सारे विंडोज भी इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा अलग होता था। बेसिकली आप समझ ले, हम उसके ऊपर 3 विंडोज एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हर सर्वर पे अलग अलग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, एंड उसके ऊपर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अलग अलग एप्लीकेशन को रन कर सकते थे। इसने हमारा थोड़ा सा काम आसान किया, क्योंकि अब हमें हर एप्लीकेशन के लिए अलग से सर्वर नहीं खरीदना पड़ रहा था, उसके लिए अलग एक पूरा सर्वर नहीं लाना पड़ रहा था हमें। हम क्या कर रहे थे, जो हमारा सर्वर है उसी के ऊपर अलग से हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे थे, एंड हम उसको वहां पर रन कर रहे थे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपनी अलग एप्लीकेशन। तो इसने हमारा काम काफी आसान कर दिया। तो वर्चुअल मशीन्स की अब हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि वर्चुअल मशीन्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर्स that run their own operating systems and application on a host system। इसमें मैंने 2 चीजें हाईलाइट की हैं, on operating system and host system। बेसिकली ये क्या करता है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही सर्वर के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर लेते थे। तो ये वही है कि हमारा होस्ट सिस्टम एक ही होता था, यानी कि हमारा सर्वर एक ही होता था, लेकिन उसके ऊपर हम अलग अलग अपने आप कह लें ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते थे। तो हमारा ये काम आसान हो गया थोड़ा सा, हमें अलग से सर्वर नहीं खरीदने पड़ रहे थे अपनी हर एप्लीकेशन के लिए। तो हमने ये काम हमारा थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन ये अभी भी हमारे लिए थोड़ा सा आप कह लें मुश्किल था, क्योंकि एक ही सर्वर के ऊपर हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। ये तो अभी मैंने आपको बस 3 की एग्जाम्पल दी, हम बहुत से भी कर लेते थे, क्योंकि हमने हर एप्लीकेशन के लिए अलग सर्वर नहीं लेना, तो हम हर उसके लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते थे। तो उसमें आपको पता है कि अगर हमने एक विंडोज इंस्टॉल करनी है तो वो एक प्रॉपर हमारी स्पेस लेगी एंड प्रॉपर एक रैम लेगी। इसी तरह अगर हमने एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है तो हमारी एक प्रॉपर एंड वो अच्छी खासी हमारी रैम लेती थी और स्पेस भी। इसी तरह अगर हम तीसरा भी कोई इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इंस्टॉल करते जा रहे थे, तो हमें उसके लिए अलग से रैम्स लेके आनी पड़ रही थी, उसके लिए अलग से हमारे स्पेस में लानी पड़ रही थी, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से रन कर सके। तो इस कंसेप्ट को भी हमने बदला, और हमने क्या किया, हमने एक अपना सर्वर लिया एंड उसके ऊपर हमने सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया।
यानी कि हम आप फॉर एग्जांपल हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हम लिनक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सर्वर के ऊपर, एंड हमने वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने उसके अंदर एक कंटेनर इंस्टॉल किया एंड उसके अंदर फिर हमने अपनी एक एप्लीकेशन रख दी। अब इस कंटेनर के अंदर हमने एप्लीकेशन सिर्फ नहीं रखी, हमने बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी चीजें हमें चाहिए थी, जितनी भी डिपेंडेंसीज चाहिए थी, जो भी चीजें थी, उनका एक स्पेसिफिक वर्जन चाहिए था हमें, वो हमने लिया एंड अपने कंटेनर के अंदर रख दिया। क्योंकि हमें ये भी इश्यू आ रहा था कि अगर हम अपने काम को यानी कि एक एप्लीकेशन को अलग अलग सिस्टम्स पर लेके जा रहे थे, तो हमें वहां पर हर सिस्टम पे उस एप्लीकेशन के स्पेसिफिक वर्जन यूज करने पड़ रहे थे। यानी कि आप फर्ज कर लें, अगर आपने कोई जावा की एप्लीकेशन क्रिएट की है, जावाफेक्स की एप्लीकेशन क्रिएट की है, तो उसमें जो आपको डिपेंडेंसीज आपने यूज की थी उनका हमें स्पेसिफिक वर्जन चाहिए था, क्योंकि जो वर्जन हमने उसमें यूज किया हमें वही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दूसरे जिसमें हमने इंस्टॉल करनी है अपनी एप्लीकेशन को जहां पे रन करना है, उसमें भी हमें वही वाला वर्जन वगैरह यूज करना पड़ रहा था। तो वो वर्जन आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होते जा रहे थे एंड हमारे पास अगर हम दूसरे सिस्टम पे जा रहे थे वहां पे और वर्जन थे, तो हमें ये भी बहुत इश्यू आ रहा था कि हम अपनी फाइल को कैसे रखें। तो कंटेनर के कंसेप्ट ने, कंटेनराइजेशन के कंसेप्ट ने हमारी इस टेंशन को भी खत्म कर दिया। हम क्या करते हैं, जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होती हैं उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उसे हम एक फाइल के अंदर रखते हैं एंड उसे हम कह देते हैं कि हमारा कंटेनर है, और वो कंटेनर हमारा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सर्वर के ऊपर होता है। तो इस तरह से हमने अपने काम को आसान कर लिया। अब हम क्या कर सकते थे कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस चला सकते थे, और इसने हमारे कॉस्ट भी बहुत कम कर दी। इसने हमारी जो रैम वगैरह चाहिए थी, हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चलाने के लिए, बेसिकली वर्चुअल मशीन्स को चलाने के लिए, वो भी इसने हमारी कम कर दी और इसके हमें बहुत से बेनिफिट्स भी हुए। तो अब इसकी कंटेनर की हम एक छोटी सी डेफिनेशन भी आप कह लें देख लेते हैं कि कंटेनर्स आर लाइट वेट स्टैंड अलोन एंड एग्जीक्यूटेबल यूनिट्स दैट पैकेज एन एप्लीकेशन एंड ऑल इट्स डिपेंडेंसीज टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन होती है एंड उसकी सारी डिपेंडेंसीज होती है, उसको वो पैकेज कर लेता है एंड ये बहुत लाइट वेट भी होते हैं। लाइट वेट क्यों होता है? बेसिकली वर्चुअल मशीन्स में हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें हर अपने एप्लीकेशन के लिए अलग से रैम चाहिए थी, अलग से स्पेस चाहिए थी, क्योंकि वो एक प्रॉपर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना था, तो उसके लिए जो चीजें हमें चाहिए थी वो उसको देनी पड़ रही थी एंड वो काफी स्पेस हमारी यूज कर रहा था। लेकिन कंटेनर्स जब आए तो ये बहुत लाइट वेट थे, क्योंकि वो हमारी सिर्फ एप्लीकेशन को रन कर रहे थे और उनका कोई काम नहीं था, उन्होंने प्रॉपर कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन करना था, उसने सिर्फ हमारी एप्लीकेशन एक रन करनी थी कंटेनर ने। तो वो बहुत लाइट वेट हो गए और इसने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया। तो अब हम भी कंटेनर्स के कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को कंटेनराइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने डेटाबेस को कंटेनराइज करेंगे। जो डेटाबेस के लिए हमें चीजें चाहिए होंगी हम वो कंटेनर में रखेंगे एंड उसको हम रन करेंगे। और जो कंटेनर्स प्रोवाइड कंपनी हमें करती है उसका नाम है डोकर, और हम यूज करेंगे बेसिकली डोकर के कंटेनर्स, क्योंकि जो कंटेनर का कंसेप्ट था उस स्टार्ट ही डोकर से हुआ था एंड डोकर ही हमें कंटेनर्स प्रोवाइड करती है कि आप कंटेनर्स को यूज करें एंड अपने काम को आसान करें। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कंटेनर को कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली इसको क्रिएट करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं एंड ऑब्वियसली हर चीज को क्रिएट करने के कुछ ना कुछ स्टेप्स ही होते हैं। तो हम वो देखेंगे कि किस तरह से एक कंटेनर को क्रिएट किया जाता है एंड इमेजेस क्या होती हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, अभी बहुत कुछ है हमें हमारे पास सीखने के लिए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कंटेनर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं एंड हम अपने डेटाबेस को कंटेनर के साथ कैसे यूज करेंगे, यानी कि हम अपने कंटेनर के अंदर डेटाबेस को कैसे रन करेंगे एंड हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।